चलते हैं पश्चिम बिहार। अब आपको आइडिया लग गया कि सर हाँ प्रथम बताइए, बड़ा बताइए, छोटा बताइए, फिर उसके आगे की बात करिएगा। अपने आप आइडिया लग गया होगा आपको, ध्यान रखिएगा। अब यहां अगर प्रथम बात की जाए तो एक यहां डिस्ट्रिक्ट है कानपुर के बगल जिसका नाम है उन्नाव। एक यहां डिस्ट्रिक्ट है जो हरियाणा को स्पर्श करता था, उसका नाम है अलीगढ़। एक डिस्ट्रिक्ट यहां पर है जिसको पूरब का ग्रास कहा जाता है, उसका नाम है कन्नौज। ये 3 डिस्ट्रिक्ट आपको पहले पढ़ने हैं। क्या ये 3 डिस्ट्रिक्ट आपको पहले पढ़ने हैं? यहां से क्वेश्चन आपको ज्यादा आने की संभावना होती है और यहीं पर आपका प्रथम है, यहीं पर आपका बड़ा है, यहीं पर आपका छोटा है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा, अगर सबसे बड़े प्रथम वन्यजीव विहार की बात करें तो एक वन्यजीव विहार है जिसका नाम है नवाबगंज वन्यजीव विहार, पश्चिम बिहार, सॉरी नवाबगंज पश्चिम बिहार। और इसका नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार अभी कर दिया गया है। मैं आपको नोट्स में आपको मैं इसको दिखा दूंगा। तो नवाबगंज पश्चिम बिहार ये उत्तर प्रदेश का प्रथम पश्चिम बिहार है। नवाबगंज पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश का प्रथम पश्चिम बिहार है। साइड सी बात है, जैसे ही प्रथम आया होगा कहेगा सन बताइए सर, सन, क्योंकि प्रथम में आपने कहा है सन पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है। इसकी स्थापना 1984 में हुई। और जो सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है उसका नाम क्या है? सबसे बड़ा पश्चिम बिहार आपका कन्नौज में बनाया गया, उसका नाम है लाख बहोसी पश्चिम बिहार। और लाख बहोसी पश्चिम बिहार यह आपका 80 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। 80 वर्ग किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं, 80 वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं। 80 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर जब आपने हस्तिनापुर वन्यजीव विहार बताया तो आपने कहा ये 20-73 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है, और जब आपने सबसे बड़ा लाख बहोसी पश्चिम बिहार बता रहे हैं तो आप कह रहे हैं केवल 80 में। इतना बड़ा गैप कैसे है? अभी बताइए, मान लीजिए कोई एक कमरा है और उसमें आपको मान लीजिए कि 2 बड़े जीव जंतु आपको रखने हैं। जंतु की संख्या कितनी हो सकती है? बहुत 3 या 4। लेकिन आप उतने ही बड़े कमरे में जितने में आप 3 बड़े जानवर रखे हैं, जीव जंतु रखे हैं, पक्षियां कितनी आ सकती हैं? तो कहीं बड़ा पिंजड़ा भी हो तो पत्तियां सब सैकड़ों आ सकती हैं। इसलिए पक्षियों के अभ्यारण्य के लिए बहुत बड़े क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए सबसे बड़ा पश्चिम बिहार भी 80 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है, जबकि सबसे बड़ा वन्यजीव विहार आपका 20-73 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला था। तीसरा सवाल कि सबसे छोटा पश्चिम बिहार क्या है? किताबों में गलतियां दी हैं, उसको सही कर लीजिएगा। एक्चुअली पहले सबसे छोटा वन्यजीव विहार भी आपका नवाबगंज पश्चिम बिहार था, सॉरी सबसे छोटा पश्चिम बिहार भी आपका नवाबगंज पश्चिम बिहार था, लेकिन अब उसका क्षेत्रफल कुछ उतना ही रह गया। उससे छोटा एक वन्यजीव विहार आपका हो गया, इसका क्षेत्रफल शुक्ल के हो गया है। एक पश्चिम बिहार आपका है शेखा पश्चिम बिहार। शेखा पश्चिम बिहार ये आपका अलीगढ़ में है और ये केवल 0.25 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। और पहले नवाबगंज भी जो पश्चिम बिहार बहुत बड़ा नहीं है, ये भी आपका 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है, 1 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। ये 3 तो आपके मुख्य हो गए। उसके बाद यही आपके उन्नाव के बगल एक डिस्ट्रिक्ट है आपका जिसका नाम है रायबरेली। और रायबरेली में एक पश्चिम बिहार बनाया गया है। अगर कभी आप लोग प्रयागराज से लखनऊ का सफर करिएगा या लखनऊ से प्रयागराज की तरफ आइएगा, जैसे ही रायबरेली आप पहुंचेंगे, रायबरेली के मेन बस स्टैंड के मतलब मेन रोड पे, हाईवे पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा होगा, वहां पर ध्यान दीजिएगा। कभी अगर उधर से गुजरिएगा तो वहां लिखा हुआ है समस्तपुर पश्चिम बिहार। क्या? समस्तपुर पश्चिम बिहार। तो रायबरेली में एक पश्चिम बिहार बनाया गया है जिसका नाम है समस्तपुर पश्चिम बिहार। क्या नाम है? समस्तपुर पश्चिम बिहार। बिहार। उसके बाद आपका फ्रेंड ध्यान रखिएगा, यहां एक डिस्ट्रिक्ट है आगरा, अलीगढ़ के पास। आगरा में एक पश्चिम बिहार है जिसका नाम है सूर सरोवर पश्चिम बिहार। आगरा में एक पश्चिम बिहार बनाया गया है जिसका नाम है सूर सरोवर पश्चिम बिहार। क्या नाम है? सूर सरोवर पश्चिम बिहार। याद करते चलिए, बहुत फास्ट नहीं चलना, इसीलिए मैं सूर सरोवर पश्चिम बिहार आपका आगरा में है। और ध्यान रखिएगा, एक पश्चिम बिहार और इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर जो मैंने बताया था कि सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला है, उसका नाम है आपका हरदोई। तो यहां पर एक पश्चिम बिहार है संडीला पश्चिम बिहार। क्या? सांडी पश्चिम बिहार, सॉरी सांडी पश्चिम बिहार। ये आपका है हरदोई में। कहां पर है? ये आपका हरदोई में है। और एक पश्चिम बिहार और भी एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो पूरे विश्व में आंवला के लिए प्रसिद्ध है, जिसे हम आंवला नगरी के नाम से जानते हैं। बहुत सारे लोग उस डिस्ट्रिक्ट से होंगे, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ में एक पश्चिम बिहार है जिसका नाम है
बेती पश्चिम बिहार, बेती पश्चिम बिहार। ये बेती पश्चिम बिहार क्यों कहा जाता पता है? ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? प्रतापगढ़ में। आपको याद होगा प्रतापगढ़ के एक व्यक्ति हैं राजा भैया, नाम सुना होगा जरूर। प्रतापगढ़ में उसी कुंडा के उसी बेती में जहां राजा भैया का निवास है, उसी के बगल में बनाया गया ये पश्चिम बिहार, इसका नाम है बेती पश्चिम बिहार। और अभी हाल ही में उसका नाम बदल करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार कर दिया गया। क्या? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार अभी हाल ही में उसका नाम बदल के कर दिया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, मैं अभी आगे नोट में आपको दिखा देता हूं। उसके बाद फ्रेंड ध्यान रखिएगा, एक पश्चिम बिहार आपका और है जिसका नाम है सुरहताल पश्चिम बिहार। ये यहां पर है बलिया, बलिया जो सबसे कोने में है, ये उत्तरी सबसे पूर्वी जिला जो है, यहां पर एक है सुरहताल पश्चिम बिहार, सुरहताल पश्चिम बिहार। इसे लोकनायक पश्चिम बिहार भी कहा जाता है। जयप्रकाश लोक नारायण के नाम से जिसको जानते हैं, उनके नाम पे इसको कभी कभी लोकनायक पश्चिम बिहार भी कहा जाता है, लोकनायक पश्चिम बिहार भी कहा जाता है। बस पश्चिम बिहारों की संख्या लगभग समाप्त है। एक लास्ट पश्चिम बिहार आपको देखना है और उसका नाम है बखीरा पश्चिम बिहार। यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका मुख्यालय था खलीलाबाद, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है संत कबीर नगर। क्या नाम है? संत कबीर नगर, संत कबीर नगर। और ये संत कबीर नगर में एक पश्चिम बिहार बनाया गया है, और इस संत कबीर नगर में जो पश्चिम बिहार बनाया गया है उसका नाम क्या है? आप ध्यान रखिएगा, बखीरा पश्चिम बिहार, खीरा नहीं, बखीरा, बखीरा पश्चिम बिहार। क्या नाम है? बखीरा पश्चिम बिहार। अब आपकी पश्चिम बिहारों की संख्या समाप्त हो गई। अब इतने पश्चिम बिहार आपको याद रखने होंगे। ध्यान से मैं एक बार रिपीट करता हूं, क्लास में कोशिश करता हूं याद हो जाए आपको, मेरे साथ साथ जवाब दीजिए आप। मैंने कहा उत्तर प्रदेश का प्रथम पश्चिम बिहार कहां बनाया गया? उन्नाव में। क्या नाम है? नवाबगंज पश्चिम बिहार। स्थापना कब हुई? 1984 में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पश्चिम बिहार लाख बहोसी पश्चिम बिहार कहां पर है? कन्नौज में, जिसे पूरब का ग्रास कहा जाता है। कितने वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है? 80 वर्ग किलोमीटर में। नाम क्या है? लाख बहोसी पश्चिम बिहार। लाखों का मामला है, बड़ा तो हो ही जाएगा। सबसे छोटा पश्चिम बिहार सेखा पश्चिम बिहार कहां पर है? अलीगढ़ में। कितने वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है? 0.25 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, बहुत छोटा सा एकदम। और पश्चिम बिहारों की इंपॉर्टेंट कौन कौन से? एक पूछा जाता है समस्तपुर पश्चिम बिहार, उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? रायबरेली में। कहां पर? रायबरेली में। उसके बाद सांडी पश्चिम बिहार कहां पर है? उत्तर प्रदेश के हरदोई में है। उसके बाद पूछा जाता है सुरहताल पश्चिम बिहार कहां पर है? बलिया में है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। और सुरहताल पश्चिम बिहार को किस नाम से जानते हैं? लोकनायक पश्चिम बिहार भी इसे कहा जाता है, अभी बताएंगे क्यों। और साथ ही साथ मैंने कहा एक आगरा में पश्चिम बिहार बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, उसका क्या नाम है? सूर सरोवर पश्चिम बिहार। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का नवीनतम रामसर साइट घोषित किया गया है। और संत कबीर नगर में एक पश्चिम बिहार है जिसका नाम है बखीरा पश्चिम बिहार। और संत कबीर नगर का मुख्यालय कहां है? खलीलाबाद। इतने पश्चिम बिहार हैं, इतने वन्यजीव बिहार हैं, इसके अलावा कुछ एक शब्द मत पढ़ के जाइएगा। और यहां से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, इतना ही याद कर लीजिए, बस इनफ है। लेकिन इतना आसान है नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल इतना भी नहीं कि हो नहीं सकता है। बस इसका एक दो बार रिवीजन करना होगा। ये रिवीजन कैसे होगा? आज जब शाम को घर में फुर्सत में बैठिएगा, जब पढ़ने का मन न लगे तब, जब मन लगे तो इतिहास पढ़िएगा, हिस्ट्री पढ़िएगा, ज्योग्राफी पढ़िएगा, पॉलिटी पढ़िएगा। जब मन न लगे तब क्या करेंगे? जब मन नहीं लगता क्या करते हैं? कभी कोई डायग्राम बनाते हैं, कभी कोई कार्टून बनाने लगते हैं। तो कार्टून डायग्राम की जगह उत्तर प्रदेश का मैप बना दीजिएगा। और उत्तर प्रदेश के मैप के बगैर सोचिएगा कि सर ने आज क्या क्या हमको पश्चिम बिहार सिखाया है, देखिए हमको कितना याद आ रहा है। अपना आत्मूल्यांकन भी कर लीजिएगा, अपना आईक्यू लेवल भी चेक कर लीजिएगा। जब लगे कि नहीं मामला गड़बड़ हो रहा है तो आईक्यू लेवल को दोष मत दीजिएगा, आप कहिएगा आपने एफर्ट नहीं किया, एफर्ट करो। और एफर्ट करके जब आप मैप में दर्शा लिए समझो आपको याद हो गया। बीच बीच में जब जब ऐसे मन करे बोर होते रहें तो ऐसे करते रहा करिएगा, यूपी स्पेशल कभी भूलेगा भी नहीं आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में कुछ बेसिक बातें आपको और बताते हैं फ्रेंड्स। इसके बारे में कुछ और भी एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको भी देखिएगा। हाँ, सातवां, टोटल 42 रामसर साइट हो चुके हैं। 2020 में अकेले 15 रामसर साइट आए, पहले 37 थे, 27 थे, 27 से 15 बढ़े 42 रामसर साइट है। एक क्वेश्चन आएगा रामसर साइट से, देखिए मौका मिलेगा तो यूट्यूब पे मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस चीज को मैं आपको पीडीएफ में दिखाऊंगा और खास बातों को, और क्या क्या प्रश्न यहां से बन सकता है। देखिए अब इतिहास पे देखिए इसको। उत्तर प्रदेश वन्यजीव विहार एवं पक्षी विहार। देश के प्रथम वन्यजीव परिरक्षण की स्थापना उत्तर प्रदेश में 1956 में की गई। कार्य, प्रदेश में वन्यजीवों की सुरक्षा तथा आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति से सघन वन्यजीव प्रबंधन, साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों, वन विहारों एवं पक्षी विहारों का विकास करना है। देश में वन्यजीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था का क्या नाम है? भारतीय वन्यजीव बोर्ड है। और भारतीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। इसको भी रिलेट करके पॉलिटी से मैंने जोड़ दिया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देश में वन्यजीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था का क्या नाम है? भारतीय वन्यजीव बोर्ड है। और भारतीय वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। आगे चलते हैं। देश का पहला वन्यजीव विहार
मोतीपुर वन्य जीव अभयारण्य, मैं भारत से रिलेट कर रहा हूं, ये आपको ज्योग्राफी वाले सर पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी मैं रिलेट कर दे रहा हूं। जैसे मैंने रिलेट किया था 3287 का, जैसे मैंने रिलेट किया था उनकी जनसंख्या का, जैसे मैंने रिलेट किया था लिंग अनुपात का, वैसे ये भी मैं रिलेट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, सबसे नवीनतम जो है लद्दाख का है, ठीक, बिल्कुल, तशोकर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं करंट अफेयर के, लग रहा है। देश का पहला वन्यजीव विहार मोतीपुर वन्यजीव विहार है, और इसका वर्तमान नाम जानते हैं क्या है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? जो कि उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड में है। और एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान है, इसका वर्तमान नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपके उत्तराखंड में है। और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 24 वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसमें 11 वन्यजीव विहार है तथा 13 पक्षी विहार है। और भारत में वन्य प्राणी या वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम या संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया है। कम से कम 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में आया, स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद। और वहां से लौटने के बाद 1973 में ही इंदिरा गांधी जी ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। 1992 में प्रोजेक्ट हाथी की एलिफेंट की शुरुआत की गई। ये सारे अधिनियम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पर्यावरण में आप लोग पढ़ते होंगे। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की है। अगर आप लोग गंभीर स्टूडेंट हैं, लगातार परीक्षाएं दे रहे हैं, तो आप समझ रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। वन तथा वन्य प्राणी विषय की यदि बात करें तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 से राज्य में शुरू किया गया। इसका निर्माण बिजनौर व सहारनपुर जिलों के 744 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर वन क्षेत्र में किया गया है। और भारत का पहला नाइट सफारी रात्रि वन्यजीव पार्क, नाइट सफारी मतलब रात्रि वन्यजीव पार्क ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है। 2 पूछा जाता है, एक पूछा जाता है लायन सफारी, लायन सफारी, और दूसरा पूछा जाता है नाइट सफारी। और यहां हमारे स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैं बार बार कहता हूं लायन और नाइट में कंफ्यूज मत होइए, सफारी दोनों है, या बब्बर शेर सफारी भी कहते हैं लायन सफारी को। जब लायन सफारी पूछा जाए, आप तो 2 में कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज वही होता है जो पढ़ता है, जो पढ़ता है कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। इसलिए तो कहा जाता है मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। तो क्या करेंगे? नहीं पढ़ेंगे? नहीं, पढ़ना है। जिस दिन आपको कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाए ना, उस दिन सोचिए तैयारी बेहतर हो गई। अगर कंफ्यूजन नहीं होता है तो पढ़ाई ठीक ठाक नहीं है आपकी। कंफ्यूजन होना बहुत जरूरी है, और कंफ्यूजन तब होता है जब आपको कुछ आता है। जब कुछ आता ही नहीं है तो कंफ्यूजन किस बात का होगा? जब आप एक ही चीज पढ़े रहते हैं तो आप डाउट किस बात का होगा? डाउट तब होता है जब बहुत सारे पक्षी अभ्यारण्य और वन्यजीव अभ्यारण्य में आप फंस जाते हैं, तब आपको डाउट होता है। उसी तरीके से जब आपको डाउट हो कि लायन सफारी कहां है, नाइट सफारी कहां है, आपको पता रहेगा एक ग्रेटर नोएडा में है, एक इटावा में है, लेकिन डाउट होगा कौन इटावा में है, कौन ग्रेटर नोएडा में है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एक लिंक बताता हूं। यहां पर देखो, नाइट का मतलब होगा रात, लायन का मतलब वो जंगल में रहेगा। अब बताइए, लायन ग्रेटर नोएडा के चमकती स्ट्रीट लाइट में टहलेगा कि इटावा के जंगल में? कहेंगे नहीं सर, शेर हमेशा जंगल में रहता है। जंगल कहां होगा? ग्रेटर नोएडा के हाईवे पे कि इटावा में? इटावा में। और चकाचौंध कहां पे होगा? नाइट में चकाचौंध कहां रहता है? इटावा के जंगल में कि ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर? तो आप कहेंगे ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर। तो इसलिए हमेशा रिलेट कर लीजिए कि नाइट सफारी ग्रेटर नोएडा, लायन सफारी या बब्बर शेर सफारी ये आपका कहां पे हो जाएगा? इटावा में। चलिए, दिनकर साहब, आप नए स्टूडेंट आए हैं क्या क्लास में? आपका पहली बार मैं नाम देख रहा हूं। आपने कमेंट लिखा सर 1997 में चंदौली बना, तो सबसे पुराना चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कैसे होगा? थोड़ा ऊपर लेवल लाइए, लेवल काफी नीचे लेके चले गए। यहाँ किसी चीज का नाम बाद में परिवर्तित किया गया है, जिले का नाम जो बाद में आया है उसको उस नाम से आप जानेंगे, उसके नाम से दूसरा जो नाम था तो उसी जिले में चंद्रप्रभा हुआ था। तो आज की तिथि में आप यही करेंगे कि चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार 1957 में स्थापित हुआ, यह सबसे पुराना चंद्रप्रभा है, वन्यजीव विहार है। लेकिन वर्तमान में वो है कहां पर है? चंदौली में है। तो आंसर आप चंदौली में देंगे। अब आप इसको ये मत रिलेट करिए पहले ये किस नाम से था, वह कहां था। इस तरीके से करेंगे तो हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे जब आपको शिक्षण संस्थान पढ़ाएंगे ना, तो बताया जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? क्या बताते हैं आप? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 बताते हैं, जो कि गलत है, लेकिन फिर भी क्यों बताते हैं? यही बताना पड़ेगा, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो स्थापना की गई थी वो 1875 में की गई थी। और किसने किया था? इसकी स्थापना की थी किसने? आपको पता है? सर सैयद अहमद खान ने की थी। और सर सैयद अहमद खान की मृत्यु कब हो जाती है पता है? सर सैयद अहमद खान की मृत्यु 1898 के दरमियान ही हो जाती है। वह यहाँ रहते ही नहीं है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 में होती है। अगर आपसे अब कोई कहे कि सर सैयद अहमद खान तो 1920 के पहले देहांत हो गया था, ये किताबें क्यों लिखती हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1920 में हुई? क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूर्व नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, जिसकी स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। इसलिए उसका नाम परिवर्तित करके जब 1920 में किया गया तो संस्थापक उसके वही माने जाते हैं। हो सकता है समझ में आ गया हो आपको। चलिए, इसका निर्माण बिजनौर और सहारनपुर जिले में 744 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में किया गया है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क रात्रि वन्यजीव पार्क ग्रेटर नोएडा में बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। इटावा के फिसर वन में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र तथा लायन सफारी पार्क का निर्माण किया गया, जो मैंने आपको रिलेट करके बताया। वन तथा वन प्राणी विषय जो है ये किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची कहां है? जो आप 7वीं अनुसूची पढ़ते हैं उसी 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची है। इस समवर्ती सूची को प्रावधान को हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है।
और याद रखिएगा, समवर्ती सूची के विषय में कानून केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों बना सकता है, लेकिन दोनों के कानून बनाने में यदि कोई मतभेद होता है तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होता है। वन तथा वन प्राणी विषय समवर्ती सूची में वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किए गए। इसका मतलब पहले कहीं और था क्या ये? हाँ, पहले ये राज्य सूची का विषय था। आपको पता है कि जब आप संविधान पढ़ते हैं, जब आप राज्य सूची और समवर्ती सूची पढ़ते हैं तो आप कहते हैं राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 61 हो गए हैं, 2 समाप्त हो गए, 62 बच गए हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, वर्तमान स्थिति में 52 हो गए हैं। जो ये वहां 5 विषय कम होते हैं, जो समवर्ती सूची में 5 विषय बढ़ जाते हैं, ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से इन्हें समवर्ती सूची में लाया गया है। क्लियर? चलिए, टेस्ट सीरीज के लिए आप इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, वहां से पता चल जाएगा कब से स्टार्ट होगी। आगे बढ़ते हैं। टाइगर रिजर्व। वर्तमान में प्रदेश में 2 टाइगर रिजर्व हैं। कितने? वर्तमान में प्रदेश में 2 टाइगर रिजर्व हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से। पहला, दुधवा टाइगर रिजर्व। यह कहां पर है? यह लखीमपुर खीरी तथा बहराइच जिले में स्थित है, दुधवा टाइगर रिजर्व। उसके बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, जो 9 जून 2014 को स्थापित किया गया है। नोट, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को 13 देशों के बीच उत्कृष्ट मानते हुए अंतरराष्ट्रीय TX2 पुरस्कार भी इसे दिया गया है, और यह पुरस्कार बाघों की वंश वृद्धि के मामले में तेजी से बड़े आंकड़ों के लिए वर्चुअली दिया जाता है। अब बाघों की संख्या की एक रिपोर्ट आई थी, आपको भी हाल में देखा था, उसमें पूरे भारत को 2022 तक ये लक्ष्य दुगना करने के लिए कहा गया था, लेकिन भारत ने 2018-19 में ही इसको प्राप्त कर लिया। बाघों की पूरे विश्व में जितनी बाघों की संख्या है, उस बाघों की संख्या में से 70% बाघ भारत में ही है, और भारत में वर्तमान में कुछ शायद हम जहां तक याद कर पा रहे हैं 2967 बाघ हैं, 2967, और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट। नोट, सुहेलवा वन्यजीव विहार को भी टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने किया है। ये क्वेश्चन है, कहां गए यार अरविंद जी? जो आपके दिमाग में 3 आ रहा है कि 3 आपने कहां से पढ़ लिया है? ये पढ़ लिया है, मैं उसको नोट में इसलिए लिख दिया हूं। इसलिए कहते हैं टाइप करने से पहले थोड़ा सा रुक जाया करिए, पूरी बात को समझ लिया करिए, हो सकता है जो आपके मन का सवाल हो उत्तर आगे लिखा हो। नोट, सुहेलवा वन्यजीव विहार को भी टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया, पारित नहीं हुआ, इसलिए 3 बोल दे रहे हैं आपसे। और राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एक नेशनल पार्क है हमारे यहाँ, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1957 को स्थापित हुआ, और यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, और यह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। कहां? यह लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। नोट, 1968 में स्थापित दुधवा पशु विहार को 1 फरवरी 1997 को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, और ये कितने वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है? यह 490 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। और उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहारों की बात की जाए, जो मैंने आपको मैपिंग में समझाया है, वो आपके नोट्स में सब कुछ बकायदे मिलेगा। उत्तर प्रदेश प्रथम वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, जो कि चंदौली जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1957 में हुई। कुछ ऑनलाइन टेस्ट सीरीजें चल रही हैं, जो जीएस वर्ल्ड का आपका इंक्वायरी नंबर है, उस पर कॉल करके आप ले लीजिएगा जानकारी, 88 26 59 20 62। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं टेस्ट सीरीज कौन सी चल रही है इसमें जीएस वर्ल्ड में, तो यहाँ पे आप कॉल कर लेंगे तो आपको टेस्ट सीरीज के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, जो कि मेरठ जिले में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार बिहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, जो कि ललितपुर जिले में स्थित है, और जिसका क्षेत्रफल 5.41 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। मैंने राउंड फिगर में 4 जीरो ही बताया था, और जितने भी वन्यजीव विहार मैंने मैपिंग में समझाए सब आपको यहां मिल जाएंगे, जैसे किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच, रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट, कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर, सुहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज, सुहेलवा वन्यजीव विहार बलरामपुर, और कछुआ वन्यजीव विहार आपका वाराणसी में। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश की महत्वपूर्ण यदि पक्षी विहार की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार है, जो कि उन्नाव जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1984 में की गई। नोट, नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? मैंने आपको यह बताया था, हाँ 2 ही, हाँ, नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदल करके शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है। क्लियर? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बहोसी पक्षी विहार है, जो कि कन्नौज जिले में स्थित है, और यह 80 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा पक्षी विहार है, जो कि अलीगढ़ जिले में स्थित है, और यह 0.25 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। और उत्तर प्रदेश के अन्य पक्षी विहारों को यदि जानना चाहते हैं, जो मैंने मैपिंग में आपको समझाया है, समस्तपुर पक्षी विहार ये आपका रायबरेली में है, सांडी पक्षी विहार आपका हरदोई में है, बखीरा पक्षी विहार आपका संत कबीर नगर में है, जिसका मुख्यालय खलीलाबाद है, सुराताल पक्षी विहार आपका बलिया में है, और ये बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, सूर सरोवर पक्षी विहार आपका आगरा में है, आगरा उत्तर प्रदेश के राजस्थान को स्पर्श करता है, बेती पक्षी विहार कुंडा प्रतापगढ़ में है। और साथ ही साथ नोट में 2 बातें याद रखिएगा, सुराताल पक्षी विहार को लोकनायक पक्षी विहार या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहा जाता है, तो कभी एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूजन मत रखिएगा। बेती पक्षी विहार को भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार भी कहा जाता है, और उन्नाव में स्थित नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदल करके शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार नवाबगंज कर दिया गया है। कंप्लीट विथ नोट्स के साथ।
और यही नोट्स आपको पढ़ना है, उसके अलावा कोई किताब पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। चाहे समीक्षा अधिकारी दीजिए, चाहे पीसीएस, चाहे उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली किसी भी परीक्षा को देखिए, अगर यूपी स्पेशल का क्वेश्चन गलत होगा तो फिर होगा नहीं, पूरी संभावना है। कैसे पहले से क्लेम हम नहीं करते हैं, एग्जाम बाद ही आप महसूस करिएगा। हमें काला हिरण संरक्षण केंद्र गभाना क्षेत्र अलीगढ़ मेजा कोरांव क्षेत्र प्रयागराज में है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है इसको भी। और राज्य पक्षी सारस भी संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है। सारस क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो राज्य पक्षी सारस भी संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है और संपूर्ण विश्व के कुल सारस में से 40% उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? 40% उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। और गंगा डॉल्फिन नामक मछली इलाहाबाद से मिर्जापुर तक गंगा में अधिक मिलती है। अब हमारा अगला टॉपिक होगा उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जिले। ये टॉपिक क्या है? ये तो कहीं सिलेबस में लिखा नहीं रहता है। यहां से क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल में आता है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जिले। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुरुष का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है। महात्मा बुद्ध जैसे व्यक्ति का यहाँ पे महापरिनिर्वाण हुआ है। महात्मा बुद्ध जैसे व्यक्ति ने यहीं पर जाकर सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया और यहीं पर गिरजा देवी का जन्म हुआ। यहीं पर आपका पंडित रविशंकर का जन्म हुआ। यहीं पर आपका मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ। यहीं पर आपके कबीरदास का जन्म हुआ। यहीं पर आपका क्या नाम मेजर ध्यानचंद और मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ। यहीं पर आपके टोडरमल का जन्म हुआ। यहीं पर आपके बीरबल का जन्म हुआ। यहीं पर आपके अमीर खुसरो का जन्म हुआ। यहीं पर आपके मिर्जा गालिब का जन्म हुआ। यहीं पर आपके 4 महान क्रांतिकारी रोशन सिंह, राजेंद्र लहड़ी और अशफाकुल्ला खां और रामप्रसाद बिस्मिल का यहाँ शहीद स्थली और फांसी भी दी गई। हमारे देश के महान क्रांतिकारी शहीद चंद्रशेखर आजाद की यहीं पर शहीद स्थली भी है। और मदन मोहन मालवीय के जन्म के अलावा ही जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू की कर्मस्थली भी रही है हमारे उत्तर प्रदेश। तो हम लोग को समझना है कि